चलिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारी आज पहली मीटिंग हुई है। हमारे 33 कॉरपोरेटर्स जो चुनकर आए हैं उन सभी को आज एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी औरंगाबाद शहर की आवाम ने MIM पार्टी के ऊपर थोपी है। हम शहरवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें MIM को आई है वो औरंगाबाद शहर के अंदर आई है। तो हम अपनी औरंगाबाद की आवाम के एहसानमंद है कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा जताया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर 125 सीटें हम हासिल किए हैं। कई सारे शहरों के अंदर हम दूसरे मुकाम पर है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो रहेगा, विपक्ष का जो रोल रहेगा वो MIM पार्टी निभाएगी। 33 कॉरपोरेटर्स में से महज 3 कॉरपोरेटर्स हमारे ऐसे हैं जो पहले की बॉडी के अंदर रह चुके हैं, यानी कि उन्हें महानगर पालिका के फंक्शनिंग का एक्सपीरियंस है। और बाकी 30 जो कॉरपोरेटर्स है वो पहली मर्तबा महानगर पालिका के अंदर जा रहे हैं। अब इतनी बड़ी तादाद जब पहली मर्तबा महानगर पालिका के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ का भी एक सिस्टम होता है काम करने का। वहाँ का प्रोसीजर्स क्या होते हैं, काम किस तरीके से किया जाए। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं तो लोगों के बीच में जाकर लोगों की आपके ताल्लुक़ से क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में ये पूरा आज के दिन चर्चा की गई। कॉरपोरेटर्स के ज़रिए सुझाव लिया गया। पहली मर्तबा प्रभाग सिस्टम का इलेक्शन हुआ है तो प्रभाग सिस्टम के अंदर एरियाज़ फिक्स नहीं है कि किसका एरिया कौन सा है करके, बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। तो इस बारे में भी सुझाव लिए गए हैं कि एक टीम बोल के किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। 1 महीने के बाद है तो हम पूरा रिव्यू करेंगे। अपने अपने इलाके कॉरपोरेटर्स को बांटे जाएंगे कि जहाँ पर हमारी नुमाइंदगी नहीं है या हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं है तो किसी भी इलाके को ऐसा लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। जहाँ पर भी हमारे नुमाइंदे नहीं है वहाँ पर हम अपनी टीम में से लोगों को डालेंगे और वहाँ की नुमाइंदगी भी करेंगे जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या तो इलेक्शन नहीं लड़ी है या वहाँ से हमें कामयाबी नहीं मिली है करके। इसमें कुछ अच्छे सुझाव सामने आए थे। साथ ही साथ महानगर पालिका के अंदर जाने के बाद हमारे पास आज के दिन जो 33 कॉरपोरेटर्स है उसमें से 16 कॉरपोरेटर्स जो है वो जेंट्स है, पुरुष, और 17 कॉरपोरेटर्स जो है वो लेडीज़ है। जिस जमात के बारे में कहा जाता है कि ये महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं, जिस जमात के बारे में कहा जाता है कि ये इनकी सभाओं के अंदर महिलाएं दिखती नहीं है, तो जहाँ पर इस शहर के फैसले लिए जाएंगे वहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो हमारी बहनों की रहने वाली है। और यकीनन इस बात की हमें खुशी है। अंदर जाने के बाद महानगर पालिका के अंदर कैसे सवाल उठाना चाहिए, कैसा डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, कॉरपोरेशन के अंदर के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से उनको समझाया गया है। इसके बाद भी ये प्रोसेस जारी रहेगा। ये प्रोसेस इसलिए जारी रहेगा कि अंदर हम एक इफ़ेक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं, एक प्रभावशाली विपक्ष का रोल हम अदा करना चाहते हैं। और हमें यकीन है कि हमारे पूरी जो बॉडीज़ है, 33 हमारे कॉरपोरेटर्स है, वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। अब ये है कि महानगर पालिका के अंदर महापौर का ड्रॉ कब होगा, उप महापौर कब बनेगा, हमारा गट नेता कौन होगा, ये सब पार्टी अपने तौर के ऊपर फैसला करेगी करके। लेकिन हमने आपके ज़रिए आज एक पैगाम तमाम राजनीतिक पार्टियों को देना चाहते हैं कि इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। आपने हमारे ऊपर जो भी इल्ज़ामात, जो भी कीचड़ फेंकने का काम किए थे या हमने आपके ख़िलाफ़ जो भी बातें किए थे, अब उसको सब दरकिनार कर दीजिएगा। इलेक्शन हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, सब सामने आ चुका है। अब इस शहर के विकास के लिए, शहर को बढ़ाने के लिए हम क्या फ़ैसले कर सकते हैं,
अच्छा हमारा एजेंडा क्या हो सकता है, जो सभी राजनीतिक पार्टी मिलकर बैठ के इसके ऊपर फैसला करना चाहिए। इलेक्शन से पहले हमने 2 मुद्दे उठाए थे, हमने शहर भर में होर्डिंग्स भी लगाए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 2 चीज़ें हम करेंगे करके। एक तो ये था कि पानी के ताल्लुक से था कि जितने दिन हमें पानी मिलेगा टैक्स उतना ही महानगर पालिका ले। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि पानी हम बहुत जल्द मिलना शुरू होगा, जो 8 दिन का था उसका टर्म कम होने वाला है। और दूसरा हमने एक जो प्रस्ताव रखा था और हमारी ख्वाहिश है, हमारी उम्मीद है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसमें हमारा साथ दे और हिंदुस्तान के अंदर जो किसी भी महानगर पालिका के अंदर नहीं हुआ वो फैसला हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी एक आवाज़ के अंदर उठाए। और वो फैसला ये रहेगा, हमारी तरफ से हम एक रेजोल्यूशन, पहला ठहराव जो महानगर पालिका के अंदर लेकर आना चाहते हैं वो ये रहेगा कि हमारे शहर के जितने भी महानगर पालिका का जो क्षेत्र है वो पूरे महानगर पालिका के क्षेत्र में से देसी दारू की दुकानें हम वहाँ से शिफ्ट करके देसी दारू की दुकानें महानगर पालिका के क्षेत्र से बाहर हटाया जाए। शहर के अंदर कोई भी देसी दारू की दुकान नहीं रहना चाहिए। इसको अगर आपको रखना ही है तो क्षेत्र से बाहर आप लेकर जाइए। हमारी उम्मीद है कि सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पार्टी हो या उनके सहयोगी पार्टियां हो या दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, एक अच्छा संदेश पूरे देश भर में पहुंचाने के लिए इस तरह का एक आवाज़ के अंदर ये ठहराव को पास किया जाए, हमारी ऐसी उम्मीद है। हमने जब पहली मर्तबा ये होर्डिंग लगाए थे तो हमको ये बताया गया था कि कायदे और कानून के अंदर ये बैठता नहीं है करके। हमने पूरी तरीके से समझ के ले लिए है, महानगर पालिका की जनरल बॉडी के अंदर ये पावर होता है कि शहर के अंदर हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसका इख्तियार जो है वो जनरल बॉडी, क्योंकि पूरी शहर की नुमाइंदगी जो है ये 115 कॉरपोरेटर्स जो है वो करते हैं, ये पूरे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें। तो अगर पूरा शहर ही अगर ये तय कर रहा है अपने नुमाइंदों के ज़रिए कि हमारे शहर के अंदर हम देसी दारू की दुकानें नहीं चाहते हैं, तो हमारी उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना हो, अजीत दादा की एनसीपी हो, शरद पवार साहब की एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो, ये सभी लोगों ने पहले दिन की जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर पहला ठहराव ये लेकर आए, ये हम उम्मीद करते हैं। दूसरे हमारे और भी जो मुद्दे हैं कि सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज, ये तो होता ही है। इस शहर के अंदर अच्छे गार्डन्स कैसे बनाए जाए, पार्क्स कैसे बनाए जाए, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स कैसे तैयार किए जाए, इसके ऊपर भी हमने विशेष ध्यान देने के लिए हमारे सभी लोगों को हमने ये बताया है, अपना सुझाव दिया है और इन मुद्दों के ऊपर उन्हें महानगर पालिका के अंदर लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए बोला है। हमारे जो 2 पेट प्रोजेक्ट्स इस शहर के लिए है कि 2 जो मैदान हमारे शहर के अंदर है, एक तो आमखास मैदान है और दूसरा जो रोशन गेट के आगे गिरनी का जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड को हम चाहते हैं कि स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया जाए करके। इतना आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि बॉडी आई है और महानगर पालिका के अंदर एक अच्छे आयुक्त बैठे हुए हैं जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, श्रीकांत साहब, तो हमारी उम्मीद है कि उन्होंने अपने इस टेनियर के अंदर ये एक ऐतिहासिक काम करके जाए ताकि लोग हैं तो ज़िंदगी भर उनको याद रखे कि गिरनी के मैदान के ऊपर जो ग्राउंड बना है वो श्रीकांत साहब ने यहाँ पर बना कर गए हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं उनके ज़रिए ये काम किया जाएगा करके। जालना रोड से चंपा चौक तक का जो मामला है वो क्यों अटका पड़ा हुआ है, ये भी है तो हमारे मेंबर्स जो है इसके अंदर आवाज़ उठाएंगे। सबसे ज़्यादा मजलिस को जिन्होंने वोट किया है वो गरीब तबका है, वो गरीब तबका जो सड़क के ऊपर आकर हमारा साथ दिया, इलेक्शन के दिन हमारा साथ दिया और उसी की वजह से हम इतनी सारी सीटें जीते हैं। और उसमें बहुत सारे जो ठेले वाले हैं, जो हॉकर्स है, जो रोड के ऊपर है तो अपना ठेला लगाते हैं, छोटा सा टोकरा लगा के है तो बेचते हैं, फल फूल जो भी बेचते हैं, महानगर पालिका का दस्ता उनके पास जाता है, कभी ट्रैफिक पुलिस वाले उनके पास जाते हैं और उनको
हैरान परेशान करते हैं। ये गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए भी ये 33 हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं ये पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है कि हॉकर जोन बनना चाहिए हर शहर के अंदर। आपके बेईमानियों की वजह से हमारा डेवलपमेंट प्लान इतने साल क्यों थका था, किसने इसको बर्बाद किया था, किसने है तो डेवलपमेंट प्लान के अंदर दुकानदारी खोल के है तो इस शहर को बर्बाद करने का काम किया था, वो बात चली गई है। लेकिन द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है कि हर फेरी वाले को, हर टोकरे में बेचने वाले को या जो भी है तो गाड़ी लेकर ये करता है उसको एक डेडिकेटेड स्पेस देना चाहिए करके। तो हॉकर जोन हमारे शहर के अंदर नहीं बना है, तो इस वजह से या ट्रैफिक पुलिस हो या महानगर पालिका का तोड़ू दस्ता हो, ये बेचारे गरीब लोग जो है उनके लिए एटीएम बन गए हैं कि कभी भी जाओ कभी भी उठा के फेंक डालो इनका, और कभी भी है तो इनके पास से है तो 2 पैसा ले लो, फिर वो जाके दूसरे दिन बैठ जाते हैं। तो से उम्मीद कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, करेगी कि हॉकर जोन जल्द से जल्द बनाया जाए करके। इसमें दूसरा ये है कि हरसूल के अंदर जो एक कचरा डिपो जो है वो एक घनी आबादी के बीच में एक ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक कचरा डिपो वहां पे बनाया गया था। हमने इलेक्शन से पहले लोगों से वादा किया था कि ये कचरा डिपो वहां से हटना चाहिए करके। अब 33 हमारे नुमाइंदे आ चुके हैं। हम महानगर पालिका से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कचरा डिपो यहाँ से हटाया जाए हरसूल से, और आपको जहाँ लेके जाने का है आप लेकर जाए करके। और अगर इसके बावजूद भी अगर महानगर पालिका ये फ़ैसला नहीं करती है तो आवाम की, जनता के हित के अंदर हम ये कचरा डिपो अपने तौर के ऊपर हटा देंगे, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो महानगर पालिका के उन अधिकारियों के ऊपर जाएंगे जो कचरा डिपो शहर के बीचों बीच घनी आबादी के अंदर लगाए हुए हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, हेल्थ के कुछ इश्यूज़, सुझाव आए हैं हमारे मेंबर्स की तरफ से। स्कूल्स का दर्जा कैसा बढ़ाया जाएगा इसके ऊपर हमने चर्चा किए है कि महानगर पालिका के स्कूल्स को, जो CBSE स्कूल्स जो बंद हो रहे हैं, या और उसका दर्जा कैसा बढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा की गई है। तो ये सब मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई है, और अभी इनके और ट्रेनिंग सेशंस होंगे ताकि एक प्रभावशाली विरोधी पक्ष का ये रोल अदा करे। अभी इतने सारे हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो कामयाबी हासिल हुई है, और आप लोगों ने जिस तरीके से मजलिस का साथ दिया और पब्लिसाइज़ किया है कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं या पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस की दखल ली जा रही है कि 125 कॉरपोरेटर्स चुनकर आए हैं। हम अपना शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत जल्द गाड़ियों का काफ़िला लेकर हैदराबाद जाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो हमारे 125 कॉरपोरेटर्स, महानगर पालिकाओं के 83 काउंसिलर्स जो नगर परिषद के अंदर आए हैं, ये सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर मजलिस का झंडा लहराते हुए हम हैदराबाद के दारुसलाम के अंदर जाएंगे कि उनकी मेहनतों की वजह से आज मजलिस ये दिन देख रही है, दोनों भाइयों की मेहनतों की वजह से, कि आज हम एक इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरे है करके। तो इसका डेट बहुत जल्द हम ऐलान करेंगे, और इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ पर भी मुमकिन होगा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खुद आकर इजहार तशक्कुर अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए भी वो जलसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो यही कुछ बातें थी आप लोगों से शेयर करने की। अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। आपने शराब को शहर से बाहर का तय किया, लेकिन गांजा, चरस, बटन, ये मंशियात की लालच में जो जकड़ा हुआ है शहर, इसके लिए क्या राय है? देखिए, कम से कम एक संदेश हम ये देना चाह रहे हैं कि हम इस शहर से नशे को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं करके। अगर आप देखेंगे तो शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस लिया जाता है, बटन और गोलियां और चरस और गांजा बेचने के लिए कोई फ़िक्स दुकानें नहीं है कि जहां पर यहाँ से है तो ये बेचा जा रहा है करके। ये पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। आज अगर पूरा शहर, पूरी राजनीतिक पार्टियां एक आवाज़ के अंदर आती है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक पैगाम जाएगा कि नशे के ख़िलाफ़ औरंगाबाद के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने राजनीतिक मतभेद, विवादों को भूलकर एक अच्छा फ़ैसला जनता के हित में ले रही है करके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देसी दारू की दुकानें बंद करवा रहे हैं तो दूसरी तरफ हम बोलेंगे कि नहीं बटन का कारोबार चलें करके।
इसके लिए भी है तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करके पुलिस के ज़रिए है तो ये कारोबार कैसा बंद किया जा सकता है, इसके लिए पूरी की पूरी टीम अपने तौर के ऊपर काम करेगी। नहीं, अभी फ़िलहाल तो देखें कि मतलब ये देसी दारू का, देखिए सबसे बड़ा जो खामियाजा देसी दारू की दुकानों की वजह से हो रहा है, हमारा एससी समाज, दलित समाज जो है, ये सरकारें जो बैठी हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या दूसरी एकनाथ शिंदे साहब की सरकार हो, अजीत दादा ने तो ये तय कर लिया था, उन्होंने एक फरमान जारी करा था कि हमने है तो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर भी है तो हम वाइन वो करेंगे करके। उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया था। उस वक्त हमने ये बताए थे कि तुम एक दुकान मॉल के अंदर है तो वाइन रख के बताओ, हम फोड़ के रख डालेंगे करके। मजबूरन सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था उसमें। आज शुरुआत तो करते हैं कि आज एससी समाज के ख़ास तौर से जितनी महिलाएं हैं, ये पूरा का पूरा हमें साथ देने के लिए तैयार है। एससी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगा। अब देखना यह है कि लोग हमारा साथ देते हैं या बेवड़ों का साथ देते हैं। राजनीतिक पार्टियां बेवड़ों के साथ खड़ी हुई है या एक अच्छा फ़ैसला लेने के लिए हमारे साथ आती है करके। और हम चाहेंगे कि इसके अंदर आप अगर ये प्रस्ताव लेकर आते हैं, सत्ताधारी पक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये प्रस्ताव लेकर आती है, हम पूरी तरीके से आज ये ऐलान करते हैं, एक आवाज़ के अंदर हमारे 33 के 33 कॉरपोरेटर्स जो है इसका साथ देंगे। विरोधी पक्ष नेता, गट नेता, कॉप्ट मेंबर्स कौन रहेंगे ये पार्टी फैसला करेगी, बहुत जल्द फैसला करेगी। अभी उनका ख़ुद का तय नहीं हुआ है कि अभी महापौर उनका कौन सा ड्रॉ में आने वाला है करके। आपके ज़रिए मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बराए करम मेहरबानी, हमने ये जो टिकटें जो दिए हैं ये किसी के मशवरे से दिए नहीं है, तो हमको फ़ोन करके परेशान ना करे या हमको व्हाट्सअप करके परेशान ना करे कि इसको कॉप मेंबर बना दे करके। थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे में है कि हमको किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको गट नेता बनाना है, किसको विरोधी पक्ष नेता बनाना है करके ये पार्टी अपने तौर के ऊपर तय करेगी। पिछली बार फाइटिंग का मुद्दा बहुत गजबाया है, तो इस बार फाइटिंग वगैरह कुछ होने वाला नहीं। कहाँ पे? मनपा के अंदर सभागृह में फाइटिंग हुई थी पिछले बार। आगे जवाब देंगे। आपने हरसुल कचरा डिपो को कहा है, एमआईएम ने पड़ेगांव कचरा डिपो के खिलाफ मुहिम चलाई थी, क्या पड़ेगांव के लोगों को इससे निजात मिलेगी? देखिए, पड़ेगांव के लोग अगर इसका विरोध करना चाहते हैं, हम जब हरसूल इलाके में गए थे तो हरसूल इलाके के हमारे चारों भी जो हमारे नुमाइंदे हैं, ये हमारे विजय श्री जाधव, हमारे अशोक हेवराले साहब, अज़हर पठान साहब और यूनुस पटेल साहब की जो बेटी है, इन सब के ऊपर लोगों का यही था कि हम आपका साथ देंगे, अगर आप है तो हमको ये वादा करेंगे कि ये डिपो हटना चाहिए। अगर पड़ेगांव के लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि आपके लिए सरदर्द है, ख़राब है, तो उन्होंने हमारे पास अप्रोच करे, या नहीं तो सत्ताधारी पक्ष के पास जाए। लेकिन हमने तय किया है कि हरसूल का कचरा डिपो हटेगा, मतलब हटेगा। देखिए, हमने स्कूल्स के बारे में भी हमने फैसले लिए हैं कि जो स्कूल्स बंद हो गए हैं, कुछ हमें जानकारी मिली है कि 16 ऐसे स्कूल्स जो थे सीबीएसई के स्कूल्स के ताल्लुक से भी है तो फैसला लिया जा रहा है कि ये आखिर क्यों बंद किए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है। पिछले इतने सालों से चूंकि बॉडी नहीं थी महानगर पालिका के अंदर, तो अधिकारियों ने अपने हिसाब से फ़ैसले लिए हैं। अब अधिकारियों को भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि अगर आपने ये फ़ैसला लिए है तो क्यों लिए है, क्या वजह क्या थी करके। इनसे सवाल करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब सवाल करने वाली इतनी बड़ी टीम है। शहर में 4 लाइब्रेरी चलती है तो लाइब्रेरी बंद है। दूसरा और से जुड़ के सवाल है कि जो आजकल बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बहुत खामियां हैं, बहुत दे रहे हैं, अधिकारी लोग बिल्कुल नहीं। देखिए, ये भी मीटिंग के अंदर ये मुद्दा हमारा सामने आया था कि बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से जो दिक्कतें आ रही है लोगों के बीच में, इसको ये बॉडी रहे ना रहे, बॉडी तो आज के दिन आ गई है, लेकिन ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सिर्फ एक तोतले आदमी के बोलने के ऊपर अगर हुकूमत है तो इतना अगर ये कर रही है उसमें, तो फिर वो तोतले साहब को भी है तो हमारे को है तो सीधा करना आता है अच्छी तरीके से उसमें। आप है तो ठीक है, आपको अगर कोई लग रहा है कि साहब ये गलत हो रहा है तो आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करिए, लेकिन आम लोगों को अगर इस तरीके से आप ये करेंगे कि साहब एक चोर पकड़ा गया तो बाकी के पूरे चोर है करके अगर आप उसको इस नज़रिए से देखेंगे, तो मेरे हिसाब से वो भी
गलत बात है। हम बर्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से अपना रिप्रेजेंटेशन जिस अधिकारी के पास करना है हम बराबर करेंगे उसको। अतिक्रमण को लेकर जो लोग बेघर हुए, जिनके कारोबार टूट गए, कहीं भी अगर छोटा मोटा हादसा होता है तो वहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसको कैसे? देखिए, जब ये अतिक्रमण हुआ था उस वक्त भी हमने ये मांग किए थे कि भाई जहाँ पर इलीगल है, अगर आप वो तोड़ के 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर अगर वहाँ पे आप रास्ता चौड़ा करना चाह रहे हैं तो आप तोड़िएगा। लेकिन उस वक्त उनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साहब के जो पालक मंत्री है उन्होंने कहा था की ये गणपतीचा उत्सव समाप्त होऊ द्या, हां आम्ही हे पण पाडणार ते पण पाडणार करके। आता तुम्ही पाडलं सगळं, आता पाडून ही तुम्हाला काय साध्य झालं? तुमने गिरा तो दिए, लोगों को बेघर कर डाले, लेकिन कहाँ है देवेंद्र फडणवीस साहब? आके यहाँ पे एक भाषण के अंदर नहीं बोले हैं कि भैया मैं है तो 1000 करोड़ रुपए का 500 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहा हूँ जो घर हमारे लोगों के बोलने के ऊपर गिराए गए हैं, चाहे फिर वो अतुल सावे के बोलने पे हो, केनेकर के बोलने पे हो, कराड़ के बोलने के ऊपर हो, इनके बोलने के ऊपर जो गिराए गए हैं। तो अब आपने हासिल क्या किए हैं? सिवाय आपने 20-20 25-25 JCBs लेके जाके रील्स बना के है तो हम ये तोड़े वो तोड़े है करके, आपने रोड क्यों नहीं बनाए है करके? आप सत्ता में आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द ऐलान करेंगे कि जनता ने है तो आपको 58-57 जितने सीटें जिता कर लाई है, उस शहर को कम से कम है तो आप एक विशेष पैकेज देकर वहाँ पर जो भी ये रास्ते के बीच में अर्थ आ रहे थे वो उसको है तो आप जल्द से जल्द रोड का काम शुरू करें। महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये चिकलठाणा असो, हर्सूल असो, हे जे गाव होते पूर्वी त्या ठिकाणी जुने गावठाण होते, त्यांचे घरं होते, त्याला अतिक्रमण म्हणून त्याला पाडण्यात आलं। सरसगट मोहीम ही अतिक्रमण म्हणून चालवण्यात आली। त्यांना रेडी रेकनर प्रमाणे पैसे मिळायला पाहिजे होते, त्यांना TDR देऊ असं आश्वासित करण्यात आलं। कोट्यावधीची जमीन गेली, बांधकाम गेलं, त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार? हे प्रश्न आम्हाला विचारण्याच्या ऐवजी ज्या लोकांनी 57 कॉर्पोरेटर्स भारतीय जनता पार्टीला निवडून दिलेले आहे, सत्ता त्यांची महाराष्ट्रामध्ये, सत्ता त्यांची केंद्रामध्ये, आता सत्ता त्यांची महानगरपालिकेमध्ये असणे, ज्या लोकांनी त्यांना निवडून दिलेले आहे त्या लोकांनी त्यांची गच्ची धरायची, गचंडी आणि विचार करायला, त्यांना विचारा की तुम्ही काय केलं, आमचे घर तुम्ही पाडलं होतं तरीसुद्धा आम्ही तुम्हाला इतकं भरभरून मतदान दिलेले आहे करके। आम्ही जर विरोधी पक्षाची जे भूमिकेत आहे ते विरोधी पक्षाची भूमिका आम्ही निभावणार, पण TDR देण्याचा अधिकार कोणाचा आहे? सरकारचा आहे। कंपेन्सेशन देण्याचा अधिकार कोणाचा आहे? सरकारचा आहे। आता यांनी या बाबतीत काय निर्णय घेणार आहे हे आम्हालाही बघायचं आहे। आम्ही तर वारंवार त्यांना हे आठवण करून देणारच आहे विरोधी पक्षनेते। दो नंबर के धंधे वालों का क्या है? एक मिनट घरकुल के फॉर्म भर के लिए जा रहे हैं। अभी लकी ड्रॉ का फॉर्म भी उन्होंने भर के लिए, घरकुल भरने का पता नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर के लिए जा रहे हैं। देखिए, आपको ये चीज़ तो पता होगा कि प्रधानमंत्री घरकुल योजना इस शहर से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। इसके बावजूद कि यहाँ पर है तो केंद्र मंत्री कराड़ साहब थे और उनके प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर ये स्कीम थी, प्रधानमंत्री घरकुल योजना। लेकिन जब ये शहर के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, 62,000 लोगों ने फॉर्म भर के 2017 में इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा घर कब बनने वाला है करके, तब मैंने लोकसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया था। उसके बाद 22 IAS अधिकारियों को हमने दिल्ली में समन किया था और सबको लाइन में खड़े करवाए थे पार्लियामेंट की कमेटी के सामने। तब जाकर है तो ये घरकुल की योजना दोबारा शुरू हुई है करके। अब उसका कितना काम हुआ है, घर अलॉट कब होने वाला है, या सिर्फ 2017 से अब हम 2026 तक आ गए हैं, एक भी घर किसी को अलॉट नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आप नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स देख रहे होंगे कि हमने इतने कोटी इतने लाख घर जो है वो हमने देखिए इम्तियाज़ जलील अगर मुख्यमंत्री हो गया तो
ये अगर वज़ीर आज़म बन गए तो एमआईएम का इतिहास देखिए एक मरतबा ड्रॉ हो जाने दीजिए, उसके बाद फैसला करें। शहर में दो प्रोजेक्ट चालू है, शहर में दो प्रोजेक्ट चालू है, और पानी का है, ड्रेनेज का है, वो 3 साल से अधूरे चल रहे हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, कई जगह पता नहीं। नहीं, आप तो पानी का सिर्फ 3 साल का बोल रहे हैं। पानी का कब से, अभी जो टेंडर निकल गई है, हाँ पानी का कब से है। हमारे मेंबर्स ये पूरी तरीके से महानगर पालिका के अंदर हिसाब मांगेंगे कि 350 की 700, 700 से 1400, 1400 से 2200, 2200 से 3000 और 3000 से 3300 करोड़ रुपया ये स्कीम कैसी गई है। या तो सोने की पाइपलाइन डाले है या चांदी का वरख चढ़ाए है, हमें नहीं पता है, लेकिन इसका हिसाब मांगा जाएगा। और जो भी भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ है, चाहे वो एमजेपी ने किया हो या महानगर पालिका के अंदर, इसका हिसाब बराबर लिया जाएगा। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ साहब, वो कमिटी डिसाइड कर रही है। मुस्लिम मतं जे आहेत ते याबद्दल पर्याय होते काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मात्र आता ज्या पद्धतीने आपले कॉर्पोरेशन निवडून आले, तुम्हाला असं वाटतं का आता या मुस्लिम मतदारांना एमआयएम पर्याय झालाय आणि ते एमआयएमच निवडतात? माझ्यासाठी याच्यापेक्षा हे महत्त्वाचं आहे की हे आमचे मनोज वाहुलची मिसेस आहे SC समाजातली, विजयश्री जाधव ST समाजातली आहे, अजून आमचे अशोक हिवराले साहेब SC समाजातले, OBC समाजातले सगळे लोकांनी आज आम्हाला हे महत्त्वाचं नाही आहे की मुस्लिम वोट कुठे गेलेला आहे, आम्हाला हे महत्त्वाचं आहे की नॉन मुस्लिम लोक आता MIMकडे येत आहे। नॉन मुस्लिम लोकांनाही हे पटत आहे की MIM पक्ष जे आहे ना, जातीवादी पक्ष ज्यांनी बोललं होतं आजपर्यंत कि MIM पक्ष बड़ा जातिवादी पक्ष है, मुसलमानों का पक्ष है करके, ये मैं आपको बताता हूँ। ये विजयश्री जाधव हरसूल प्रभाग से जीत कर आई है। जिस दिन फॉर्म भरने का आखिरी दिन था, उस दिन है तो इनके पास लेकर गए थे कि आपको लड़ना है करके। इनसे खुद आप पूछ लीजिएगा कि इनको कितना पैसा खर्च हुआ है करके। 2500 रुपये जो चालान भरना होता है, वो चालान भी हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार थे वो लोगों ने ये किए है करके। वरना एक जो सोच थी कि इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे ने करे भी वैसा। इन्हीं के प्रभाग के अंदर एक उम्मीदवार था जिसने 10-10 हज़ार रुपया आखिर में एक वोट के लिए लगाया, 10,000 रुपये। और इनका पैसा कितना खर्च हुआ है अगर आप पूछेंगे इनसे तो आपको खुद ताज्जुब होगा। कल पूरे मीडिया वालों ने इनको कुरेद के पूछ लिया कि 5 लाख झाले का, 10 लाख झाले का, 2 लाख झाले का करके। और इनका एक ही स्टैंड था कि मेरा 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। तमाम मतलब सबसे ज़्यादा लीड से आप ही आए हैं ना, सबसे ज़्यादा लीड से उस प्रभाग के अंदर ये आए हैं। उसकी वजह ये है कि उनके इलाके के अंदर इवन जो नॉन मुस्लिम हिंदू लोग थे, वो हिंदू लोग खुद है तो इस बात को अप्रिशिएट कर रहे थे कि हमारे प्रभाग से एक सामान्य घर से आने वाली एक महिला को MIM ने टिकट दिया है, तो हमने भी उसका साथ देना है करके। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा लीड उनको मिली हुई है। तो मुस्लिम वोट कहाँ जा रहा है, कहाँ गया है? माझा प्रश्न आहे की मुस्लिम मतदारांना आता एक चांगला पर्याय ओपन झालाय। 10 वर्षापूर्वी चांगला पर्याय मिळाला होता ते। इम्प्लिमेंट तसा दिसत नव्हता, पण या निवडणुकीत जैसा होता कहना है काँग्रेस कुठेही दिसली नाही। नाही काय आहे की आमच्यासाठी हे दुर्दैव आहे की एक काँग्रेसची सीट निवडून आली आणि ते आपल्या ताकदीवर निवडून नाही आली। आमच्यामध्ये एक जे बेमान होते, आमच्यामध्ये जे गद्दारी केलं होतं, ज्यांना आम्ही तिकीट दिलं होतं, रात्री 2 वाजता ते आमच्या घराच्या समोर उभे होते तिकीट मागायला। त्यांनी कोणत्या आधारावर ते तिकीट परत केलं, कशाला परत केलं? आमच्या एक सीटसाठी 50-50 लोक तिकीट मागत होते आणि ह्या महाशय ते कोणत्या कारणाने, काय कारण काय होतं? लेनदेन झाली होती, घाबरले होते, काय कारण होतं? तुम्ही खऱ्या अर्थाने आम्ही तुम्हाला तिकीट दिली होती, तुमची जबाबदारी होती की आमच्याकडे यायचं की साहेब मला निवडणूक नाही लढायची आहे, कोणी दुसऱ्याला तुम्ही सपोर्ट करा करके। पण जेव्हा अशा प्रकार घडला म्हणून ते काँग्रेसची एक सीट निवडून आली। NCP जे शरद पवारची सीट निवडून आलेली आहे, त्यामध्ये आमचा कॅन्डिडेट उभा असला असता तर शरद पवार साहेबांची NCPलाही 0 मिळाले असते। पूर्ण ताकदीने आमचे सगळे लोक
ते नवीन मनमोहन सिंग ओबेरॉयला सपोर्ट केले, प्रचार केलं म्हणून ते जिंकलं. आणि ते मान्यही करतात की MIMमुळे आमचा विजय झालेला आहे. आता भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या मागे लागलेले आहे की तुम्ही आमच्या गटामध्ये या करके. तर मी स्वतः त्यांना बोललेलं आहे की तुमचं राजनैतिक जे हे आहे ते संपणार. तुम्ही भारतीय जनता पार्टीसोबत ज्या दिवशी जाणार तुम्ही समझा कि तुम्हारा माइनॉरिटीज़ तुमच्यापासून दूर होतील. ज़िला परिषद के अंदर अभी गठबंधन नहीं किया है. ज़िला परिषद का इलेक्शन हम लड़वा रहे हैं. हमारी 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है. वहाँ पे मेरे ऑफिस के अंदर इंटरव्यूज़ चल रहे हैं. हमें इस बात की खुशी है कि जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि सिर्फ़ एक मुसलमानों की ये जमात है, आज ज़िला परिषद का इलेक्शन लड़ने के लिए हर जाति धर्म और मज़हब के लोग जो है वो हमारे पास फॉर्म भरे हुए हैं. और हम इस ज़िला परिषद इलेक्शन के ज़रिए एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि अब मजलिस जो है सिर्फ शहरों की जमात नहीं है, हम छोटे छोटे गाँवों तक भी पहुँच चुके हैं. ज़िला परिषद भी लड़ रहे हैं, पंचायत समिति भी लड़ रहे हैं. हाँ, जारंगी पाटिल कह रहे हैं कि मराठा मुस्लिम और गरीब जमात अगर एक साथ हो जाए तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा महाराष्ट्र. देखिए, इससे पहले भी जरांगे पाटिल साहब ने ये बात कही थी और यकीनन पॉलिटिकली अगर एक फोर्स तैयार होती है तो हम भी इस बात का स्वागत करेंगे. मालेगांव में आप जो मुद्दा आया था कि शिंदे सेना आपको समर्थन रहा और इस्लाम पार्टी और समाजवादी के साथ और किसी भी उनको समर्थन रहा, अब MIM का क्या रोल रहेगा? देखिए हमारे पास भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तरफ से प्रस्ताव आया था कि मालेगांव के अंदर हमारे 21 उम्मीदवार चुन के आए हैं, हम साथ में मिलके बनाएंगे. लेकिन पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या महाराष्ट्र के अध्यक्ष, हमने शुरुआत से ही हमने ये फ़ैसला लिया था कि ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ना गुस्ताख रसूल एकनाथ शिंदे साहब के साथ जाएंगे करके. ये स्टैंड हमारा पहले से भी क्लियर था. तो इसलिए हम सिर्फ सत्ता की कुर्सी पे बैठना है तो हम अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करने वाले हैं, किसी हालत में नहीं जाने वाले हैं. हमको ये देखना है जिस पार्टी का नाम इस्लाम है, वो इस्लाम जिसको हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है, तो गुस्ताख रसूल के साथ जाते हैं क्या, हमको ये देखने का है. हमको सियासत के अंदर कुर्सियाँ नहीं है. हम विरोधी पक्ष के अंदर बैठेंगे और इतनी मजबूती के साथ बैठेंगे कि सत्ताधारी पक्ष से ज़्यादा हम मजबूती से काम करें. बात नहीं कर रहे हैं. हम अपने शहर के अंदर इनसे ये सवाल करना चाहेंगे कि आप एक फ़िक्स टाइम बताइएगा कि ये घरों को कब तक गरीबों के पास दिया जाएगा. शहर में राशन कारोबारी 2 नंबर के धंधे वाले आज भी गुजरात को राशन और चावल भेज रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपको पता था ना ये पहले से. सारा मीडिया जो है वो इम्तियाज़ जलील का क्यों इंतज़ार कर रहा था ये बोलने के लिए कि राशन का 2 नंबर का धंधा इस शहर के अंदर होता है करके. मैं तो पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन बताइएगा साहब किस पत्रकार ने ये आवाज़ उठाया था कि गोर गरीब लोगों का राशन जो है वो कैसा 2 नंबर के ज़रिए है, तो गुजरात को भेजा जा रहा है. वालूज के अंदर एक फैक्ट्री है, वहाँ पे है तो ये राशन है तो बेचा जा रहा है खिचड़ी का करके. उसमें जब पूरे पत्रकारों को पता था तो फिर खामोश क्यों थे? जिल्हा परिषद चुनाव सांगितलं आता की महिन्याभरानंतर तुम्ही या नगरसेवकांचं मूल्यमापन करणार आहे. त्या काय तुम्ही यानं क्रायटेरिया ठरवलंय, कशा पद्धतीने? नहीं, मूल्यमापन अभी उतरे नहीं मैदान में और आप बोल रहे हैं इनका मूल्यमापन करे करके. नहीं, इनका ट्रेनिंग कैंप बोला मैंने ट्रेनिंग कैंप बोला. देखिए, मैं भी जब पार्लियामेंट के अंदर गया तो मुझे भी ये तो बहुत कुछ समझना था कि भाई पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसी होती है, सवाल अगर डालना है तो कैसा डालना है करके. ओरल कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर है तो हम हाथ ऊपर उठा के है तो अपने मुद्दे रेस कर सकते हैं करके. अब 33 में से सिर्फ 3 लोग हैं जो कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे. स्टैंडिंग कमेटी से लोगों की उम्मीदें क्या रहती है, दूसरी जो कमिटीज़ होती है वो कमेटी के अंदर इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगे. तो जब तक ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो मेरे हिसाब से एक मरतबा इनका ट्रेनिंग होने दीजिए, साल भर के बाद मूल्यमापन करेंगे. और मेरे से पहले तो आप ही लोग करने के लिए बैठे हैं ना मूल्यमापन की. 33 जिंकून आले होते काय उपटले. जिल्हा परिषद चुनाव है उसके अंदर उद्धव ठाकरे गठ का बोलना है कि अगर हमारे सहयोगी गठबंधन से हम लोग 108 सीटें होते हैं हमारे पास, उसके मेयर बनने के लिए 114 चाहिए, तो उस वक्त आपके पास अगर आते हैं तो आपका क्या रहेगा? भाजपा को दूर रखने के लिए जहां पर भी
अगर कोई गठबंधन ऐसा बनता है कि जहां पर हम उनकी मदद अंदर जाके करें या वो कहे कि हम बाहर से आप समर्थन दें, तो हम पूरी तरीके से तैयार है ऐसे किसी भी गठबंधन का साथ देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ते से दूर रखता है। और यही सवाल के जवाब में आज हमारे पास 3 अलग अलग महानगर पालिकाओं के तरफ से प्रस्ताव आया है और हमने उनको साफ कह दिया है कि हम पूरी तरीके से आपका साथ देंगे अगर आप तमाम पार्टियों को साथ में लेकर आते हैं। शर्त हमारी ये रहेगी, ये दोनों पार्टियां उसमें नहीं रहना चाहिए, भाजपा नहीं रहना चाहिए और एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना नहीं रहनी चाहिए करके, तो हम दे देंगे। मैं अगर नाम ले लूँगा तो ये पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर से वहाँ पे पहुँच जाएंगे उसके अंदर, तो इतना कच्चा खिलाड़ी भी नहीं हूँ मैं। संजय राउत का कहना है कि जिस दिन भाजपा या किसी गद्दार का मेयर होगा उस दिन मुंबई शोक में डूब जाएगी। अब ठीक है साहब, मैं उन्होंने क्या बोले हैं तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा उसके अंदर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पुढील 5 वर्षात विरोधकांना इलेक्शन आल्यावर जे आहे तर तुमचं मुद्रा जाहीर शेती। देखिए, मेरे हिसाब से एक नौजवान बच्ची है जिसका इलेक्शन पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि मजलिस वहाँ पर शहर नाम की जो बच्ची है, बहुत हाईली क्वालिफाइड लड़की है। मैं ख़ुद उनके प्रचार के लिए गया था। बहुत अच्छे तरीके से वो बोलती है, बहुत यंग बच्ची है। उसको किस तरीके से एनसीपी ने आखिरी दम तक उनको है तो धोखे में रखा और अचानक उनके साथ गद्दारी करते हुए उनका टिकट नकारा। हमने उसी वक्त अपना टिकट उनको दिया। पूरा का पूरा पैनल वहाँ पर हमारा वो बच्ची के साथ जीत कर आया है और हम उस बच्ची के अंदर मुंबई का एक उभरता हुआ चेहरा मजलिस का हम देख रहे हैं। हम उस बच्ची के साथ जितने भी लोग चुनकर आए हैं, मुंबई के अंदर 8 सीटों का मतलब ये है कि आज कम से कम हमारे 4 आमदार के बराबर हमने सीटें वहाँ पर हासिल की है। उसमें हमने समाजवादी पार्टी जो ये कह रही थी कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उनका नेता ने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, ऐसी कुराटी मारूंगा और क्या 32 दाता तोड़ डालूंगा, तो पब्लिक ने है तो उनको बगैर कुराटी मारे हुए उनके 32 के 32 है तो साफ कर डाले हैं इसके अंदर उनके। हाँ, हाँ, आणि ज्यांनी धोखा दिला त्यांचे डिपॉझिट याच्यानंतर जप्त करायचे असं देखील त्यांनी। देखिए, हम खुद अब इस बात को मान रहे हैं कि हमारा महाराष्ट्र के अंदर पूरा फोकस जो है वो मुंबई रहेगा, हमारा फोकस मुंब्रा रहेगा, हमारा फोकस भिवंडी रहेगा, क्योंकि जनता ने अब ये मान लिया है कि ना हमको कांग्रेस चलती ना एनसीपी चलती, दोनों एनसीपी को नकार दिए हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को तो बिल्कुल धूल चटा दिए है। पिछले 2-3 सालों से वो जिस तरीके का प्रचार कर रहे थे, हाँ, तो उनका दावा ये था कि हम बीएमसी के अंदर कम से कम 20 सीटें लेके आए। जनता ने बोला कि तुम बकवास करेंगे तो हम 2 पे लाके छोड़ देंगे, तो 2 पे लाके छोड़ दिए है। इसमें अब पूरा फोकस हमारा जो है हम मुंबई और मुंब्रा और भिवंडी के ऊपर लगाएंगे। बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जिस दिन तिरंगे पे चांद आएगा उस दिन एक भी हिंदू देश में नहीं बचेगा, ना शर्मा बचेंगे ना वर्मा। कौन बोला है? बागेश्वर धीरेन्द्र शर्मा। कौन है वो? धीरेन्द्र शास्त्री। मैं नहीं पहचानता। छोटे मोटे लोगों से